नमस्कार दोस्तों, आज हम अगली जो वीडियो लाए हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित लाए हैं। आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इस जो सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक्स के फैक्ट को भी देखेंगे, जिससे कि परीक्षा में यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको करने में सक्षम हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्लास को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, पहली क्लास है और आप लोगों को पसंद आती है तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का पुर्तगाली वाला हिस्सा है, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो कैसे इंडिया में पुर्तगाली कंपनी या स्पेन की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, डच वगैरह आए थे, वहाँ से शुरू होता है। तो इसमें पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे और उसके बाद आगे के लोग आते रहे और हमारा इतिहास बिल्ड होता रहा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। भौगोलिक खोजों का श्रेय पुर्तगालियों और स्पेन वासियों को दिया जाता है। पहला पॉइंट में ये दे रखा है कि भौगोलिक खोजों का श्रेय पुर्तगालियों और स्पेन वासियों को दिया जाता है। पहले जो हुआ करता था ये पश्चिम के देश थे और बड़े बड़े व्यापार, पैसा कमाने के लिए ये क्या करते थे कि अपने यहाँ के लोगों को स्पॉन्सर करते थे कि आप जाइए दूसरे देशों के रास्तों की खोज करिए, वहाँ से व्यापार करिए और पैसा कमा कर लाइए, जिसका कुछ हिस्सा ये लोग जो लोग रास्ता खोजते थे उनको दिया जाता था। तो ये जो श्रेय है ये पुर्तगाली और स्पेन वासियों को दिया जाता था, पहले यही स्पॉन्सर करते थे। तो जो पहले पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत में आने का प्रयास किया था वो थे बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में, लेकिन ये भारत में आ नहीं पाए थे। आप ये देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए पश्चिमी देश से, अगर थोड़ा सा आइडिया हो आपको विश्व के नक्शे का, और ये मान लीजिए अफ्रीका है और यहाँ कहीं पे इंडिया है, तो ये यहाँ से चलकर केवल यहाँ तक आ पाए थे और यहीं पे केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तर मासा अंतरद्वीप कहते हैं, यहाँ तक आए थे। तो यहाँ तक के रास्ते की खोज तो इन्होंने ली थी, किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में। उसके बाद देखते हुआ एक स्पेन वासी थे और इनका नाम आपने सुना होगा 1494 में कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका के रास्ते की खोज कर ली थी। एक्चुअली ये करने गए थे भारत के रास्ते की खोज, भारत के रूट की खोज कर रहे थे, लेकिन ये पहुंच कहाँ गए? उत्तरी अमेरिका में। ये उत्तरी अमेरिका में पहुंच गए। तो इसी पॉइंट के बेस पर जो उत्तरी अमेरिका के जो तटीय इलाके हैं उनको आज भी रेड इंडियंस कहा जाता है। जो तटीय इलाके में लोग रहते हैं उनको आज भी रेड इंडियंस कहा जाता है। तो 1494 में स्पेन के निवासी थे कोलंबस, जो कि अमेरिका के रास्ते की इन्होंने खोज कर ली थी। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। देखिए थर्ड पॉइंट में ये मेंशन भी है कि नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता था। उसके बाद 1498 में एक पुर्तगाली निवासी थे, पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा। ये भारत तक केप ऑफ गुड होप, जो आपको बताया था कि यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये कहाँ पहुँच गए थे? इंडिया में पहुँच गए थे। तो भारत के रास्ते की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने 1488 में। तो ये तो थे पहले पुर्तगाली भारत आने वाले। आगे रखा है पुर्तगालियों के आने का क्रम है वो, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। पुर्तगाली आए थे, पहले डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। यानी इसका एक फार्मूला आप बना लीजिए, PDEDF, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनिश, फ्रांसीसी। तो ये तो था क्रम इनके आने का। आगे चलते हैं। अब वास्को डी गामा भारत आ गए तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में किस तट पर आए थे? तो वो आए थे कालीकट तट पर। और एक बंदरगाह का नाम पूछा जाता है कप्पू कडाबू। ये कप कदाबू लिखा है यहाँ पे, लेकिन कप कडाबू बंदरगाह था, यहाँ पर आए थे। और जब ये यहाँ पर आ गए तो इनका जो स्वागत है, एक जमोरिन हिंदू शासक था जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उन्होंने इनका स्वागत किया था। देखिए अगले पॉइंट में ये मेंशन भी है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पर लगाई थी? तो 1503 में
पहली फैक्ट्री जो अपनी कोचीन में लगाई थी, और कभी कभी दूसरी फैक्ट्री के विषय में भी पूछा जाता है। तो 1505 में अपनी दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कन्नूर में लगाई थी। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोचीन में, और दूसरी फैक्ट्री लगाई थी कन्नूर में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब वास्को डी गामा से लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। 1505 से 1509 तक ये आए थे, और ये पुर्तगाली पहले वाइसराय बनकर आए थे। पहले वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ये अल्मीड़ा है, अड़ा है अल्मीड़ा। तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी, यानी शांत जल की नीति किसने अपनाई थी। तो इन्होंने क्या करा था कि हिंद महासागर का जो रास्ता था, समुद्री मार्ग था, इस पर अपना कब्जा जमाने का या एकाधिकार जमाने का प्रयास किया था। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा से संबंधित मानी जाती है। कुछ किताबों में ये भी मेंशन है कि इन्होंने व्यापार की बहुत शांतिपूर्वक नीति अपनाई थी। इसको ब्लू वाटर पॉलिसी का सही जवाब यही है कि इन्होंने हिंद महासागर के रास्ते पर एकाधिकार करने का प्रयास किया था, जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा से लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये डी है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 1515 तक कार्यकाल रहा था, और इनको ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। जब उन्होंने आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, और इन्होंने सती प्रथा पर भी बैन लगा दिया था। सती प्रथा पर बैन लगाने का कारण इनका ये था कि सती प्रथा पर बैन लगाने का कारण इनका ये था कि ये जो चाहते थे कि जो विधवा हैं उनसे पुर्तगाली विवाह कर लें, और जिससे कि परमानेंट निवासी भारत के बन जाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, गोवा जब आदिल शाह से छीन लिया गया था, तो ये बहुत बाद में, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद 1961 में आज़ाद हो पाया था। और गोवा से संबंधित भी दो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि गोवा लिबरेशन डे कब होता है, गोवा स्थापना दिवस कब होता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं। गोवा लिबरेशन डे जो है 19 दिसंबर को, और गोवा स्थापना दिवस जो है 30 मई को होता है। ये थोड़ा अलग है इससे, लेकिन फिर भी मेंशन कर दिया गया है ताकि आप याद रख पाएँ। चलिए आगे चलते हैं। जो है नेक्स्ट पूछा जा रहा है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने क्या किया? पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन में बना लिया था। अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय जो है कोचीन को बनाया था। उसके बाद आ जाते हैं नूनो डी कूना। इनका कार्यकाल 1529 से लेकर 1538 तक रहा था, और इन्होंने क्या किया था कि पुर्तगालियों का जो कार्यालय है वो कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। कब? 1530 में। तो ये नूनो डी कूना से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कोचीन से गोवा अपना कार्यालय स्थापित कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था। 1530 में नूनो डी कूना ने ऐसा किया था। पुर्तगालियों से एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस और जापान के बीच भारत के जो व्यापारिक संबंध है, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय भी जो पुर्तगालियों को दिया जाता है। एक चीज़ और कि पुर्तगाली जो है मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का वगैरह भारत लाए थे। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों से संबंधित इतने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। और ये वीडियो हमने काफ़ी जल्दी से समाप्त कर ली है। आज हमने पुर्तगालियों के विषय में पढ़ा, आगे हम डच के विषय में पढ़ेंगे, और ब्रिटिश कैसे भारत में आए और कैसे वो अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।